मैं डॉक्टर राजीव रंजन, कंसल्टेंट फिजिशियन। अभी 24 नवंबर को एक नई कह सकते हैं कि वैज्ञानिक धरातल पर एक नए वायरस में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पदार्पण हुआ। साउथ अफ्रीका में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जब हमने एनालाइज किया, जीन का एनालाइज किया, तो इसमें कुछ अलग मिला, और वो अलग इसलिए मिला कि इसका नाम उन्होंने रखा B11.529। बाद में WHO की जब बैठक हुई, जब WHO को उन्होंने रिपोर्ट किया, WHO की बैठक हुई, तो WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा, क्योंकि दो वेरिएंट होते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न करने के बाद पूरी दुनिया में एक बेचैनी सी फैल गई और ओमिक्रॉन नाम दिया गया WHO के द्वारा, ताकि पूरे ग्लोबल लेवल में इसका नामकरण हो जाए और ग्लोबल कंसर्न बताया WHO। तो ये जो नया स्ट्रेन है ये सिर्फ साउथ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पहले नीदरलैंड में 19 से 30 नवंबर के बीच में ऑलरेडी जो सैंपल्स हुए उसमें ये स्ट्रेन पाया गया था, लेकिन उन्होंने उस समय रिपोर्ट नहीं किया। 24 नवंबर को पहली बार साउथ अफ्रीका ने रिपोर्ट किया, और उसमें जो नीदरलैंड में जो डच में जो रिपोर्ट आया था, और बड़े आप यूँ कह लें कि विस्मयकारी स्थिति तब होती है जब उसमें कोई व्यक्ति, जो डच वाले थे वो साउथ अफ्रीका नहीं गए थे, कोई ट्रैवल का हिस्ट्री नहीं था। एक व्यक्ति में ट्रैवल की हिस्ट्री थी, दूसरे में कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, वो व्यक्ति वहीं का डोमेस्टिक था, लेकिन उसमें एक स्ट्रेन पाया गया। जो साइंटिस्ट उसमें एक्सप्लोर करने लगे तो वो वैज्ञानिक कहने लगे कि इसका क्या क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है, मरीजों में क्या कर रहा है। तो मरीजों में जहाँ तक करने का सवाल है कि अभी तक जो रिपोर्ट आया है, हालांकि चूंकि नया स्ट्रेन में कम से कम 2 सप्ताह का समय लगता है पूरे वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए, लेकिन अब तक का जो अध्ययन हुआ है वहाँ के वैज्ञानिकों का, उन्होंने जो पूरे प्रेषित किया है पूरे विश्व को, उसमें एक ही बात छन के आई है सामने कि इसका सिम्टम कोई बहुत गहरा सिम्टम नहीं है। सिम्टम बस यही है, लक्षण, कि हल्का फुल्का दर्द का होना, शरीर में थकान का होना, सर्दी रह सकती है, लेकिन जो पल्मोनरी सिम्टम्स थे, निमोनिया के सिम्टम्स थे, वो नहीं पाए गए। हॉस्पिटलाइजेशन का इंसिडेंस नहीं मिला, डेथ का इंसिडेंस नहीं मिला। इसलिए अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार, साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट के अनुसार, ये बहुत ज़्यादा कहर बरपाने वाला स्ट्रेन नज़र अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन विशद अध्ययन की जरूरत है, जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं। एक देश से निकला हुआ एक वायरस आज करीब 24 देश में रिपोर्ट हो चुका, और इन देशों में सऊदी अरेबिया भी है, साउथ कोरिया भी है, सारे लोगों के यहाँ रिपोर्ट हुआ है। अब ये ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से है या कुछ और वजह से है, ये आने वाले 2-3 सप्ताह में क्लियर होगा। एक खुशी की बात ये लगती है कि जब इसमें गंभीरता नहीं है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सतर्क इसलिए होना है क्योंकि ये जो वायरस है इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है। आप समझ लें कि डेल्टा वायरस में जो म्यूटेशन था वो सिर्फ 2 म्यूटेशन था। इसमें जो है वो कोर बाइंडिंग डोमेन कहते हैं, CBD, कोर बाइंडिंग डोमेन, जो कि AC2 रिसेप्टर्स जो हमारे ह्यूमन सेल्स में हैं वहां जाके वो बाइंड करता है। तो उसमें 30 म्यूटेशंस से ज़्यादा देखे गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें इतना ज़्यादा म्यूटेशंस का होना ये शो करता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। तो वही वैज्ञानिक जो कह रहे थे कि गंभीरता कम है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज़्यादा संक्रामक इस मामले में तो फैलने वाला, इसका R वैल्यू बहुत ज़्यादा है, R वैल्यू। तो जब ये ज़्यादा है, जब इसका संचरण की शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो पूरी दुनिया भर में एक दहशत और खौफ का माहौल होना जरूरी है, क्योंकि डेल्टा के संचरण को हम देख चुके हैं और अभी इसका गंभीरता फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं कि कम है। हो सकता है कि आगे आने वाले अध्ययन में ये भी पता चले कि ये गंभीर भी है। तो अभी इसके आतंक से, डेल्टा के आतंक से अभी हम लोग मुक्त हुए थे, अभी दुनिया के बहुत सारे देश इससे मुक्त भी नहीं हुए हैं। भारतवर्ष कम से कम थोड़ा सा चैन की सांस ले रहा था, लेकिन इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। अब सवाल ये उठता है कि
कई लोग कह रहे हैं कि जब ये स्पाइक प्रोटीन में इतना म्यूटेशंस हैं, कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मत है, तो हो सकता है कि वैक्सीन निष्प्रभावी रहे। तो जब वैक्सीन निष्प्रभावी रहेगा तो फिर एक दूसरे डर का माहौल पैदा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं प्रतीत होती है जो अभी तक के जो वैज्ञानिक तथ्य हैं। क्योंकि जो भी एंटीबॉडी बनाने वाले जो वैक्सीन हैं, जो जहां एंटीबॉडी बन चुका है, आप देख लें इस बात को कि साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन का परसेंटेज बहुत कम है। तो जहां जहां परसेंटेज कम होगा, क्योंकि वो एक आप यूँ कह लें, इसको एक बहुत सारे वैज्ञानिक, इसको बहुत सारे विद्वान इसको वैक्सीन एपार्थाइड भी कह रहे हैं, यानी कि वैक्सीन का एक कहीं डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस जैसे कंट्री में बूस्टर डोज की बात कही जा रही है, इतना वैक्सीन सरप्लस है। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कहीं कहीं तो 4%, 5% वैक्सीनेशन का दर है। आप समझ सकते हैं। तो इस गरीबी के आलम में, इस गुर्बत के आलम में साउथ अफ्रीका जी रहा है। इस विसंगति को अगर दूर कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि अगर वैक्सीन से भी बहुत हद तक बचाव इस नए स्ट्रेन से भी संभव है। और जहां तक भारतवर्ष का सवाल है, डेल्टा पर हमने विजय प्राप्त किया वैक्सीन के थ्रू, और आज करीब करीब 100 करोड़ से ऊपर का हमारा टारगेट हो चुका है, दोनों डोज मिला के, फर्स्ट डोज का। तो उसके आधार पर हम लोगों ने एक फतह जारी किया। एक अनुमान है कि हमारी जो फतह हुई, हमारी विजय हुई, इस वैक्सीन के बदौलत हुई, और जो हमने अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दर्शाया। अब आगे का रास्ता ये होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल बैन प्रभावी नहीं है। जैसा कि मैं कहूँ कि नीदरलैंड में भी एक आदमी का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर लॉकडाउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल बैन करेंगे, उससे आम लोगों को परेशानी ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ संतुलन स्थापित करना है लाइफ और लाइवलीहुड में। लाइफ आप बचाने के लिए अगर लोगों की आजीविका पर आप लात मार रहे हैं, और जिसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा हुआ कि ट्रैवल भी बैन आपने कर दिया, बहुत सीवियर लॉकडाउन। हमारे यहाँ भी 2020 के मार्च में सीवियर लॉकडाउन लगा था, उसके बाद डेल्टा की बाहर आई। तो एकमात्र इसका विकल्प बचता यही है बचने का कि आप अपने व्यवहार में जो बदलाव आया था उसको बदस्तूर जारी रखें। आज बड़ी बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज व्यक्ति सारा अपना सुरक्षा कवच को बिल्कुल हटा दिया है। आप कहीं भी चले जाएं, मॉल में चले जाएं, बाजार में चले जाएं, शादी व्यवहार में चले जाएं, कहीं मास्क तो दिखाई नहीं देता है। सोशल डिस्टेंसिंग की हवा हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे वेंटिलेशन रखना है, क्राउडिंग नहीं करना है, और द मोस्ट थिंग है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन। और एक नया वैज्ञानिक तथ्य आया है, यह भारतीयों के लिए खुशखबरी की बात है कि हमारा जो इंडिजिनस वैक्सीन था कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन का ऐसा माना जा रहा है कि एक नए स्ट्रेन में और वैक्सीन की अपेक्षा ये ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य यही है कि कोवैक्सीन एक एटेन्यूएटेड वायरस है। इसमें पूरा वायरस को हम लोग इनएक्टिवेट करके तब उसका वैक्सीन बनाते हैं, और ये एटेन्यूएटेड वायरस में हर तरह का एंटीजेंस रहता है। तो इसलिए कोई भी अगर एंटीबॉडी में अगर म्यूटेशन होगा, मतलब एंटीजन में म्यूटेशन होगा वायरस के, उसको ये कवर कर सकता है। लेकिन जो mRNA वाला जो है वो सिर्फ प्रोटीन का एंटीबॉडी बनाता है, जो कि वहाँ अगर म्यूटेशन होगा तो हो सकता है कि उसमें कारगर नहीं हो, चाहे कम कारगर हो। तो इसलिए एक अच्छी बात है कि हमारा कोवैक्सीन और वैक्सीन की अपेक्षा प्रभावशाली ज़्यादा पाया जा सकता है, जस्ट बिकॉज की लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। अब सवाल उठता है कि वैक्सीन का इस्तेमाल मैक्सिमम होना चाहिए, और आज तक इतने सारे वैक्सीन लग चुके हैं लेकिन एक भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। इसलिए दूसरे डोज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि दूसरे डोज लेने में लोग कोताही और कंजूसी बरत रहे हैं। ये बिल्कुल समाज के लिए एक घातक परिणाम, दुष्परिणाम होगा, क्योंकि आने वाले 14-15 दिनों में जब इसके सही स्वरूप का अध्ययन हम लोग कर पाएंगे, पूरे वैज्ञानिक लोग, तब उस समय क्या इसकी स्थिति रहेगी, तो उससे निपटने के लिए हमें वैक्सीन जैसा ही सहारा चाहिए। और कोई भी आर्म्स अगर हमारे पास है, ठीक है, हो सकता है कि उतना प्रभावी हमारे पास AK-47, AK-56 नहीं है, लेकिन हमारे पास एक पिस्टल भी है, रिवॉल्वर भी है, हमारे पास एक आर्म्स है जिसके सहारे हम दुश्मन को
दुश्मन का प्रतिकार कर सकते हैं, उस पर भरोसा कीजिए। तो सबसे बड़ा आर्म्स हमारा है वैक्सीनेशन, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन, और ये सब बिहेवियर को अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन, कर्व, ट्रैवल कर्व, इस सब हंगामे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि इन सारी बातों के आधार पर आप इस नए स्ट्रेन पर भी अपना विजय पताका लहरा सकते हैं। पूरा समाज इतला सकता है कि हमने इसको भी दरकिनार कर दिया।